वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो नॉवल हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल है। पोस्ट कलोनियल नॉवल है। इसमें न्यू कलोनियलिज्म, कैपिटलिज्म, इसमें बहुत सारे थीम्स हमें मिलेंगे। और आई थिंक जितने नॉवेल्स अभी तक मैंने पर्सनली रीड किए हैं उनमें से जो मुझे बेस्ट पोस्ट कलोनियल नॉवल लगा है, या फिर अगर मुझे किसी स्टोरी ने अट्रैक्ट किया है तो वो है डेविल ऑन द क्रॉस। कि हम जब भी पोस्ट कलोनियल नॉवेल्स पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें डिस्कस करते हैं कि किस तरह से एक्सप्लॉइट किया गया वहाँ के लोगों को, वहाँ की सोसाइटी को, इकोनॉमिक सिस्टम को, कल्चर को, एवरीथिंग। जब हम भी उसके पर्सपेक्टिव्स की पोस्ट कलोनियल की बात करते हैं, किस तरह से आइडेंटिटी क्राइसिस फिर हुए उसके बाद। सो अगर डेविल ऑन द क्रॉस की बात करें तो एक आई थिंक कंप्लीट पैकेज है कि इसमें आपको कलोनियलिज्म भी मिलेगा, पोस्ट कलोनियलिज्म भी मिलेगा, कैपिटलिज्म भी मिल रहा है आपको, इसमें ऑपरेशन भी मिल रहा है, फेमिनिज्म भी मिल रहा है आपको। इनके एक कंप्लीट स्टोरी है। सो इसको आज डिस्कस करते हैं और साथ में इसकी समरी को डिस्कस करेंगे। नगोगी को देखेंगे, इन्होंने इसमें क्या है, 1939 में ये पैदा हुए थे और उसके बाद की इनकी अब जर्नी देखते हैं और साथ ही साथ अपना नावल जो है वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर नावल के इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो ये गिकोयू लैंग्वेज, यानी कि जो नेटिव लैंग्वेज है नगोगी की, उन्होंने 1980 के अंदर इसको लिखा था और साथ ही साथ इसको रीपब्लिश जो है इन्होंने करवाया था 1982 में। और कहा जाता है कि नगूगी ने ये नावल जब लिखा था तब ये उस टाइम पे जेल में थे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से, और उन्होंने ऐसे प्लेस कुछ लिखे थे बोल्ड। उस वजह से जो है, बोल्ड मीन्स कि उन्होंने ऑब्वियसली नगोगी जब भी दिखाते हैं रियलिटी दिखाते हैं अपने नॉवेल्स में कि क्या हो रहा है उस टाइम पे सोसाइटी में, और साथ ही साथ सोसाइटी में चल क्या रहा है। सो इस वजह से इनको जेल में जाना पड़ा था और उसी टाइम पे इन्होंने ये नावल लिखा था। उनसे ये नावल ले भी लिया गया था, लेकिन जब उनको रिलीज़ किया गया जेल से तो देन उनको ये नावल वापस कर दिया गया था, डेविल ऑन द क्रॉस। और ये नावल जो है इन्होंने नेटिव लैंग्वेज गिकोयू में लिखा था, देन इसको इन्होंने खुद ही जो है वो ट्रांसलेट किया इंग्लिश लैंग्वेज में। 1982 में ये रिपब्लिश हुआ था। एज अ केनियन नॉवलिस्ट, प्ले राइट और एक्टिविस्ट, नगोगी ने जो है बहुत सारा लिटरेचर के अंदर काम किया है। और साथ ही साथ उनका ये जो एक आज का नॉवल है, एक कंप्लीट एक पोस्ट कॉलोनियल नॉवल है। अब इसके कैरेक्टर्स की बात करते हैं नॉवल की। नॉवल के कैरेक्टर्स में मेन जो कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट होता है कि मेन जो कैरेक्टर होता है किसी भी नॉवल का, प्ले का, ड्रा, जो भी हम लोग स्टोरी पढ़ते हैं उसके अंदर जो मेन कैरेक्टर होता है उसको प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। आज के नॉवल की प्रोटैगनिस्ट एक फीमेल हैं जो कि वरिंगा है, जसिंटा वरिंगा। गेकुका, म्यूट्री, द डेवल, रिच ओल्ड मैन, ये कुछ इसके करेक्टर्स हैं। कोई इसमें मेजर करेक्टर्स नहीं है, जस्ट एक स्टोरी है जो कि फ्लैशबैक्स में जाती है, कभी वो प्रेजेंट में चल रही होती है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है इस नावल के अंदर। सो ये जो सारी टेक्निक एक मॉडर्न नावल और एक पोस्ट मॉडर्न नावल में होती हैं और साथ ही साथ एक पोस्ट कॉलोनियल नावल में होती हैं, वो इस नावल में हमें मिलती हैं। अब चलते हैं इस नावल की समरी की तरफ। ये नावल बिकॉज काफ़ी इसकी समरी भी इंटरेस्टिंग है तो इसको डिटेल से इसका एनालिसिस करेंगे और इसको डिस्कस करते हैं। स्टोरी अब स्टार्ट कहाँ से होती है, वेरेंजा जो कि प्रोटैगनिस्ट है नावल की, फीमेल। अब जो चैप्टर 1 है उसमें जस्ट सबसे पहले राइटर हमें बताते हैं कि ये एक सैड स्टोरी जो है वो हमें बताने लगे। उनकी ड्यूटी है कि वो इस सैड स्टोरी को बताएं, सोसाइटी के सामने रखें, और लमोर्ग जो टाउन है उसके अंदर किस तरह से ये शेमफुल इवेंट होता हुआ और कैसे होता रहा था इन पास्ट, वो सब जो है वो इन्होंने बताया। चैप्टर 2 से जो है वो नॉवल की स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। सबसे पहले क्या होता है, वरिंजिया और रिच ओल्ड मैन। ये एक रिच ओल्ड मैन होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं नगोरिका से। ये इन दोनों का अफेयर होता है और वरेंजा जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। उस फिर देन जो है वो रिच ओल्ड मैन इसको छोड़कर जो है वो चला जाता है। अब वरेंजा जो है जब इस कंडीशन में होती है तो उसको जॉब चाहिए होती है, तो वो सेक्ट्रियल स्कूल के अंदर एक जॉब करती है और उसके वहाँ पे एक बॉस होता है जिसका नाम किहारा है। किहारा जो है वो इसकी तरफ जो है वो इस हरास करने की इसको कोशिश की जाती है, बट बिकॉज ऑफ दिस वरेंजिया जो है वो इस जॉब को भी छोड़ देती है और डेस्पिरेशन में और अपनी लाइफ से
तंग आकर जो है वो सुसाइड करने के लिए जो है वो जो रेलवे लाइन पे चली जाती है कि जहाँ पे ट्रेन आएगी तो कोई मैं उसके आगे कूद जाऊंगी और मर जाऊंगी। लेकिन उस टाइम पे इसको एक मैन आता है वहाँ पे, मंटी, उसको इसको आके रेंजर को बचा लेता है और इसे कहता है कि इसे डेवल फीस्ट का जो है वो इनविटेशन देता है कि तुम यहाँ जाओ, मे बी तुम्हें जो यहाँ से तुम्हारी लाइफ का कोई नया इरा स्टार्ट हो। अब जब रेंजा को पता चलता है कि ये जो इवेंट है वो इसके पेरेंट्स के होम टाउन लमोर्ग में हो रहा है, तो ये वहाँ चली जाती है। फिर ये मटैटो मीन्स के टैक्सी बस के थ्रू जो है ये ट्रैवल करते हुए अपने होम टाउन जाती है। और अब जब टैक्सी बस में जब ये सब लोग जा रहे होते हैं तो उसके साथ बहुत सारे और पैसेंजर्स भी होते हैं। अब वो जो पैसेंजर्स हैं उसमें आ जाते हैं, गैटोरिया है जो कि प्रोफेसर है अफ्रीका के अंदर, वंगैरी है जो कि पीसन वुमेन है, और उसके बाद म्यूट्री है जो कि एक इंडस्ट्रियल वर्कर है, मवायरी है जो कि बिजनेसमैन है, मवारा है जो कि एक हार्ड वर्किंग मैन है और ये मनी को वर्शिप करता है और रिच को आइडलाइज करता है। एक्चुअली में ये ड्राइवर होता है उस टैक्सी का। तो ये आपस में एक दूसरे को सब इंट्रोड्यूस करवाते हैं। और देन जो है यहाँ पे मोबाइल बिजनेसमैन जो है वो डेवल फीस्ट के बारे में बताता है कि डेवल फीस्ट को एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हर साल यहाँ पे ये इवेंट होता है। इसे कोई डेवल नहीं ऑन कर रहा, लेकिन जस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है वो करती है। और साथ ही साथ इसमें जो है ये जो ओकेजन होने वाला है इसमें फॉरेन गेस्ट होते हैं फ्रॉम द थीव्स एंड रॉबर्स एसोसिएशंस ऑफ अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन एंड जापान। जब ये नॉवल की समरी मैं रीड कर रही थी तो मैंने जब ये रीड किया कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्वीडन एंड जापान, ये जो कंट्रीज़ हैं इनको बड़ा आइडलाइज किया जाता है। अब ये जो डेवल्स फीस्ट हो रहा है यहाँ पे, इस इसमें जो गेस्ट आ रहे हैं वो कौन सी एसोसिएशन से हैं? थीव्स एंड रॉबर्स एसोसिएशंस। और ये एसोसिएशंस इन आइडलाइज्ड कंट्रीज़ में हैं जो कि जिनको हमेशा से आइडलाइज किया जाता है इन कंट्रीज़ को। और ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि जिन्होंने कॉलोनाइज्ड किया था अफ्रीका को, केन्या को, एशिया को। ये वो कंट्रीज़ हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी में। अब जब ये फीस्ट पे जाते हैं वरिंजा और जो सारे पैसेंजर्स हैं, तो वो अब वहाँ पे एक चीज़ इनके ये विटनेस बन जाते हैं। अब वो कौन सी चीज़ है? आफ्टर कलोनियलिज्म। अब किसी भी कंट्री के अंदर जो न्यू कलोनियलिज्म की ब्रांच आती है वो कहाँ से आती है? उस टाइम की जो बर्जियसी क्लास होती है वो लेके आती है, जो कलोनियलिज्म की लेगेसी को आगे लेकर चलते हैं। उसी नेशन की जो कुछ ऐसे करप्टेड लोग होते हैं वो। अब इस डेवल्स फीस्ट में भी वो करप्टेड लोग मौजूद हैं। अब क्या होता है, ये उन सब लोगों को देखते हैं जो इनके ही नेशनल पार्टीज़ के लोग हैं, ये डेवल्स फीस्ट में हैं और वो खुद को टाइटल देने के लिए इंतज़ार में बैठे हैं कि, और वो अपने वाक़यात सुना रहे हैं। जो बर्जुआज़ी क्लास है, ये सारे जो बिजनेसमैन हैं वहाँ पे डेवल्स फीस्ट में अपने वाक़यात सुना रहे हैं, कैसे उन्होंने लेबर्स को की रॉबिंग की और किस तरह से उन्होंने हमेशा से इनके लेबर क्लास को जो है वो ये थीमिंग का जो है वो सामना करते आना पड़ रहा है। उसके बाद जो मुवायरी है बिजनेसमैन, वो प्रपोज करता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फॉरेनर्स को चेज करती है जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। ओके, यहाँ तक स्टोरी क्लियर। अब क्या होता है, अब जो वरिंजा है और साथ ही साथ गैटूरिया है, ये जो दोनों हैं अब यहाँ पे सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर काम कर रहे हैं। वंगैरी जब ये देखता है ना ये सारी चीज़ें, वो कहता है कि हमें चाहिए कि हम पुलिस को बताएं। तो वो जब पुलिस को कॉल करता है, इंस्टेड के पुलिस आती और ये जो रॉबर्स थे और ये जो सारे थीव्स थे इस डेवल फीस्ट में इकट्ठे हुए एक सेलिब्रेशन करें, इनको लेके जाती, वो वंगैरी को ही अरेस्ट करके ले जाती है। तो ये है वहाँ पे कलोनियलिज्म का इरा। ये चीज़ यहाँ पे हमें कलोनियलिज्म नज़र आती है कि जो एक्चुअल रॉबर्स हैं उनको लेके जाने के बजाय जो इनोसेंट पीपल हैं उनको लेके जाया जा रहा है। ये होती है पावर जो कि हमें इस नॉवल के अंदर नज़र आती है। अब फिर क्या होता है, म्यूटरी जो है वो यहाँ पे मॉब लेके आता है, इनके बहुत सारे लोगों को, स्टूडेंट्स को, वर्कर्स को, लेबर्स को लेके आता है, और ताकि इस डेवल फीस्ट को जो है वो रोका जा सके। तो यहाँ से जो सारे फॉरेनर्स होते हैं वो भाग जाते हैं और जो मॉब ये इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं कि वो जो इवेंट हो रहा है उसको वो ख़राब कर दिया उन्होंने। अब 2 साल बाद क्या होता है,
अब 2 साल का टाइम पीरियड गुजर जाता है इस इवेंट के बाद, डेवल फीस के बाद ना। वेरेंजा जो है वो इंगेज हो जाती है गौतेरिया से, और गौतेरिया से जब वो इंगेज हो जाती है तो उस टाइम पे फिर वो इंजीनियर बन जाती है गैरेज में। अब जो गैरेज में इंजीनियर बनती है तो गैरेज को जो है वो इसका बॉस किहारा, जो पहले जिसने हरास करने की इसको कोशिश की थी स्टोरी के स्टार्ट में, वो इस गैरेज को ख़रीद लेता है। अब वो जब ख़रीद लेता है, अब वो इसको टूरिस्ट होटल बनाना चाहता है, इसको एक गैरेज के बजाय। अब क्या होता है, कोतेरिया जो है फिर वो वरेंजा को जो है वो मिलवाने लेके जाता है अपने पेरेंट्स से। अब यहाँ पे क्लाइमेट आता है स्टोरी के अंदर कि जब वो अपने अपने पेरेंट्स से मिलवाने इसको लेके जाता है तो पता चलता है कि इसका जो फादर इन लॉ है वरेंजा का, वो वही इंसान है जिसने इसको इसकी प्रेगनेंसी के दौरान जो है वो छोड़ दिया था। वो ओल्ड रिच मैन वो था। इस टाइम पे जो सारे गेस्ट बैठे होते हैं घर पे, वो सारे डेविल्स फीस्ट में भी थे, तो ये इन सबको पहचान लेती है, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चिल्लाती है, और यहाँ पे जो है वो ये स्टोरी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और ऑब्वियसली ये जो स्टोरी है वो जेल में बैठ के अपने जो सेल मेट है ये उसको सुनाती है। ये सिर्फ सारी स्टोरी थी डेविल क्रॉस की, ठीक है। अब उसके बाद आ जाते हैं इसके नॉवल के थीम्स पे बात कर लेते हैं। इसमें हमें करप्शन का थीम नज़र आता है। करप्शन कैसे नज़र आती है, जो बर्जुआज़ी क्लास है वो किस तरह से करप्टेड है फॉरेनर्स के साथ मिलके, कि फॉरेनर बिजनेसमैन के साथ मिलके अपने ही कंट्री को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने ही कंट्री में वो थीव्स और रॉबरी को प्रमोट कर रहे हैं। साथ ही साथ न्यू कलोनिज़्म किस तरह से है कि फॉरेनर्स की जो आइडियोलॉजी होती है, वो लेगेसी जो है वो आफ्टर पोस्ट कलोनियल इरा भी जो है वो कंटिन्यू रहे, तो उस कंट्री में न्यू कलोनियलिज्म इरा हो जाता है। जैसे कि ये लोन्स बैंक जो हैं, ये किसने किए हैं इन्वेंट, ये फॉरेनर्स ने ही इन्वेंट किए हैं। उसके बाद ऑपरेशन एंड रेजिस्टेंस आ जाता है इसमें थीम। द पावर ऑफ स्टोरी टेलिंग है, जेंडर एंड सेक्सुअलिटी है, और मेन जो थीम इसमें हमें नज़र आता है वो कैपिटलिज्म का है, ह्यूमन डिग्निटी है, और फेमिनिज्म। फेमिनिज्म का कैसे नज़र आता है कि बिकॉज इस नावल की प्रोटैगनिस्ट एक फ़ीमेल है, और उनके साथ जो ट्रेजिडी होती है, किस तरह से एक सोसाइटी के अंदर एक फ़ीमेल का सर्वाइव करना मुश्किल है, वो सब जो है वो हमें इस नावल में देखने को मिलता है। सो ये थी इसकी स्टोरी। इस स्टोरी में अगर हम लोग जो स्टोरी टेलिंग देखें तो वो फ्लैशबैक्स हमें नज़र आते हैं, साथ ही साथ इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का यूज़ किया गया है। इनके मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न, कलोनियलिज्म और पोस्ट कलोनियलिज्म कंप्लीट एक इस नावल के अंदर हमें चीज़ें सारी जो हैं वो मिल जाती हैं। अगर आपको फर्दर इस पे कोई लेक्चर चाहिए हो तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। इससे पहले नगोगी का हम लोग लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, जो कि था डीकोलोनाइजिंग द माइंड। ऑब्वियसली जब भी नगोगी बात करते हैं वो डीकोलोनाइजेशन पे बात करते हैं कि हम किस तरह से अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है उसको यूज़ करके जो कलोनियलिज्म इरा है उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। खुद पे जो ऑपरेशन हुआ है उसको जो है वो वर्ल्ड के सामने हम अपने व्यू पॉइंट्स को रख सकते हैं। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।